अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम स्टडी कर रहे हैं सिंपल पेंडुलम। यानी कि आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि क्या सिंपल पेंडुलम की मोशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है कि नहीं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि व्हाट इज़ सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम को अगर हम डिफ़ाइन करना चाहें तो उसको हम यूँ डिफ़ाइन करते हैं कि simple pendulum consists of a small and heavy metallic spherical bob which is suspended by a light and inextensible string from a fixed support. यानी सिंपल पेंडुलम जो है इट कंसिस्ट ऑफ ए मेटालिक बॉब, जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये एक मेटालिक बॉब है, मेटल से बना हुआ है और ये स्फेरिकल है और इसको अटैच किया गया है विद इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। ये एक स्ट्रिंग है। इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग का मतलब ये है कि वो फिक्स्ड हो, उसकी लेंथ फिक्स्ड हो, उसमें बॉब को अटैच करने से उसकी लेंथ में कोई इजाफा यानी कोई इंक्रीज ना हो। इसको हम इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग कहते हैं। तो इसको अटैच किया गया है विद इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग और फिर इस स्ट्रिंग को अटैच किया गया है विद द फिक्स सपोर्ट। तो इस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग और इस बॉब को मिला के सिंपल पेंडुलम से बनता है जब हम इसको किसी फिक्स सपोर्ट के साथ अटैच करें, तो इसको कहते हैं सिंपल पेंडुलम। तो हम आज ये देखेंगे कि क्या सिंपल पेंडुलम की मोशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है कि नहीं। तो दोस्तों सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने दो कंडीशंस जो है वो स्टडी की है। एक ये कि एफ जो है यानी रिस्टोरिंग फोर्स जो है दिस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स यानी कि डिस्प्लेसमेंट, और दूसरा ये कि ए जो है दिस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। तो ये दो कंडीशंस जो है अगर कोई भी मोशन सेटिस्फाइड कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि इट एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी वो मोशन फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो आज हम ये देखेंगे कि क्या पेंडुलम की जो मोशन है वो ये दो कंडीशंस को सेटिस्फाइड कर रहे कि नहीं। तो इसके लिए हम सबसे पहले स्टडी करते हैं इस सिंपल पेंडुलम को। देखो ये एक एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है और ये मेटालिक बॉब है। इस पोजीशन पे ये पेंडुलम जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, यानी हम कहते हैं कि ये मीन पोजीशन है पेंडुलम का, क्योंकि यहाँ पे दो फोर्सेस जो है वो अमल कर रहे हैं। एक फोर्स जो है वेट ऑफ द मेटालिक बॉब W इज इक्वल टू mg और इसकी डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड है, और दूसरा जो है टेंशन इन द स्ट्रिंग, उसकी डायरेक्शन जो है वो अपवर्ड है। दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में बराबर है लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट है, यानी सिमत में मुखालिफ है। तो ये दोनों फोर्सेस जो है एक दूसरे की इफेक्ट को कैंसिल करते हैं, यानी इसका नेट फोर्स जो है वो ज़ीरो है। तो जब नेट फोर्स ज़ीरो है तो ये पेंडुलम जो है ये रेस्ट में रहेगा यहाँ पे, और इस पोजीशन को हम मीन पोजीशन कहते हैं। जब हम इस पेंडुलम को यहाँ से डिस्प्लेस करते हैं, इसको ले जाते हैं यहाँ पॉइंट ए पे, जिसको हम एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं। तो यहाँ पे इस एक्सट्रीम पोजीशन पे दो फोर्सेस अमल कर रही है। एक जो है वेट ऑफ द बॉब विच इज़ डायरेक्टेड डाउनवर्ड, इसकी डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड है। दूसरा जो है वो टेंशन इन द स्ट्रिंग है और इस टेंशन इन स्ट्रिंग की डायरेक्शन ये अपवर्ड है। अगर हम यहाँ पे देखें ये दोनों फोर्सेस जो है वो एग्जैक्टली अपोजिट टू ईच अदर नहीं है। एक फोर्स जो है वो अपवर्ड है और एक डाउनवर्ड है, लेकिन डायरेक्शंस जो है वो एग्जैक्टली एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। तो जब हम यहाँ पे इस मेटालिक बॉब को रिलीज करते हैं तो ये मोशन शुरू करता है टुवर्ड्स मीन पोजीशन। और दोस्तों हमें पता है कि मोशन उस साइड पे होती है, उस डायरेक्शन में मोशन होती है जिस डायरेक्शन में फोर्स होती है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें एक फोर्स अपवर्ड है और एक फोर्स डाउनवर्ड है, लेकिन मेटालिक बॉब जो मोशन कर रहा है वो हॉरिजॉन्टल मोशन कर रहा है। तो वो कौन सी फोर्स है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ दिस पेंडुलम। यानी यहाँ पे फोर्सेस तो है लेकिन एक अपवर्ड है और एक डाउनवर्ड है और मोशन जो है वो हॉरिजॉन्टल है। तो वो कौन सी फोर्स है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द मोशन ऑफ पेंडुलम। यहाँ पे ज़रूर कोई फोर्स होनी चाहिए
जिसकी डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ हो। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इस वेट को रिजॉल्व करते हैं इनटू इट्स कंपोनेंट्स। हम देखते हैं कि कौन सी कंपोनेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द मोशन ऑफ द पेंडुलम। तो अगर मैं इस वेट को रिजॉल्व करूँ इनटू इट्स कंपोनेंट्स, तो उसका एक कंपोनेंट जो है वो ये बनेगा, ये एक कंपोनेंट उसका हो गया, और दूसरा कंपोनेंट जो है वो उसका ये बन रहा है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बन रहा है, और यहाँ पे ये एंगल थीटा है। अब हम देखते हैं कि ये कौन सा कंपोनेंट है और ये कौन सा कंपोनेंट है। देखो, अगर इस ट्राइंगल को हम देखें तो ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले मैं बेस को फाइंड आउट करता हूँ कि बेस किस चीज़ के बराबर है। यानी हमें पता है कि cos थीटा जो है दिस इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। इसको मैं लिख सकता हूँ कि बेस इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज इनटू cos थीटा। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज जो है वो mg के बराबर है, यानी ये हाइपोटेन्यूज है, ये mg के बराबर है। तो बेस जो है दिस विल बी इक्वल टू mg cos थीटा। तो ये बेस जो बन रहा है इट इज इक्वल टू mg cos थीटा है, और ये परपेंडिकुलर जो है दिस इज इक्वल टू mg sin थीटा। दोस्तों, हमें पता है कि sin थीटा जो है इट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर हो जाएगा और mg sin थीटा हो जाएगा। तो ये कंपोनेंट जो है दिस इज इक्वल टू mg sin थीटा। तो ये कंपोनेंट्स हो गए। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट्स जो है वो कैंसिल करते हैं और कौन कौन से कंपोनेंट्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द मोशन ऑफ पेंडुलम। तो अगर हम इस कंपोनेंट को देखें, इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है और टेंशन इन स्ट्रिंग की डायरेक्शन अपवर्ड है, और दोनों जो है मैग्नीट्यूड में बराबर है और डायरेक्शन में ऑपोजिट है। तो ये कंपोनेंट और ये टेंशन इन स्ट्रिंग ये दोनों एक दूसरे की इफेक्ट को कैंसिल करते हैं। यानी T जो है टेंशन इन स्ट्रिंग जो है दिस इज इक्वल टू mg cos थीटा। तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं। और ये कंपोनेंट ऑफ द वेट जो है mg sin थीटा दिस प्रोवाइड्स द रिस्टोरिंग फोर्स। यानी इस कंपोनेंट की वजह से पेंडुलम जो है ये मोशन कर रहा है टुवर्ड्स द मेन पोजीशन, क्योंकि इसकी डायरेक्शन मेन पोजीशन की तरफ है। अगर हम इसको देखें तो दिस कंपोनेंट प्रोवाइड्स द रिस्टोरिंग फोर्स। तो हम लिखते हैं कि F जो है यानी रिस्टोरिंग फोर्स जो है दिस इज इक्वल टू mg sin थीटा, और यहाँ पे मैं माइनस साइन भी लगा लेता हूँ। माइनस साइन क्यों लगा लेता हूँ? देखो, ये फोर्स है और ये थीटा है। हम सिंपल हार्मोनिक मोशन में पढ़ चुके हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट जितनी ज़्यादा होती है उतनी ही ये रिस्टोरिंग फोर्स ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे इस केस में इस डिस्प्लेसमेंट की जगह ये थीटा है। देखो, अगर ये थीटा इंक्रीज हो रहा है यानी इस साइड पे इंक्रीज हो रहा है तो ये पेंडुलम जो है ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये x जो है ये इंक्रीज होगा। तो जब ये x इंक्रीज हो रहा है तो रिस्टोरिंग फोर्स भी इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे इंक्रीजिंग एंगल थीटा की डायरेक्शन यह है। जब हम थीटा को इंक्रीज कर रहे हैं तो रिस्टोरिंग फोर्स इंक्रीज हो रहा है, और रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड्स द मेन पोजीशन है। तो दोनों जो है अपोजिट टू ईच अदर है। तो इसी वजह से यहाँ पे हम माइनस का निशान लगाते हैं कि F और थीटा जो है ये अपोजिट टू ईच अदर है। तो इस इक्वेशन को मैं नाम देता हूं इक्वेशन नंबर 1। अब दोस्तों, मैं एक ट्राइंगल लेता हूं, ये PO एंड A, ये ट्राइंगल मैं ले लेता हूं। ये वाला ट्राइंगल PO A एंड P, ये ट्राइंगल लेता हूं। तो इस ट्राइंगल के मुताबिक ट्राइंगल POA जो है इसके मुताबिक साइन थीटा जो है दिस इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई l, यानी ये x डिवाइडेड बाई l। ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है।
तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर जो है वो एक्स है, डिस्प्लेसमेंट है, हाइपोटेन्यूज जो है ये लेंथ ऑफ द पेंडुलम है। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 में मैं पुट करता हूँ साइन थीटा की वैल्यू। तो इक्वेशन 1 जो है दिस विल बिकम इक्वल टू एफ आर इज इक्वल टू माइनस एम जी एक्स ओवर एल। यहाँ पे इस इक्वेशन को मैं देता हूँ इक्वेशन नंबर 2 और ये जो है हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 3 मास जो है ये कांस्टेंट है, जी जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और लेंथ ऑफ द पेंडुलम एल जो है ये भी कांस्टेंट है। तो ये तीनों पैरामीटर्स जो है ये कांस्टेंट है। तो लिहाजा मैं लिख सकता हूँ कि एफ आर यानी रिस्टोरिंग फोर्स जो है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स यानी कि डिस्प्लेसमेंट के। तो ये फर्स्ट कंडीशन जो है ये सेटिस्फाइड हो गया कि रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट बट अपोजिट इन डायरेक्शन। अब दोस्तों जब रिस्टोरिंग फोर्स अमल करती है इस पेंडुलम पे तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ एफ जो है दिस इज इक्वल टू एम इंटू ए। इसको मैं इक्वेशन 4 का नाम देता हूं। अब मैं क्या करता हूं कि इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को आपस में कंपेयर करते हैं। तो दिस विल बिकम इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू माइनस एम जी एक्स ओवर एल। यहाँ पे ये एम और ये एम कैंसल, तो वी विल गेट ए इज इक्वल टू माइनस जी बाई एल इंटू एक्स। इसको मैं इक्वेशन नंबर 5 का नाम देता हूँ। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 5 जी जो है ये कांस्टेंट है और लेंथ ऑफ पेंडुलम जो है एल ये भी कांस्टेंट है। तो लिहाजा मैं लिख सकता हूँ कि ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स which is the second condition of simple harmonic motion, according to which the acceleration is directly proportional to the displacement and directed towards the mean position। यानी acceleration की direction जो है वो mean position की तरफ है। तो according to these two conditions the motion of simple pendulum is simple harmonic motion। अब हम find out करते हैं time period ऑफ सिंपल पेंडुलम। दोस्तों टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम को हम फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी। दोस्तों एंगुलर फ्रीक्वेंसी की अगर हम डिफिनीशन करना चाहें तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर यूनिट टाइम। तो इसको हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं, यानी एक सेकंड में जितनी रिवॉल्यूशन कंप्लीट होती है उसको हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यानी अगर एंगुलर मोशन है, लेट सपोज एक ऑब्जेक्ट है वो मोशन कर रहा है तो वो स्टार्ट ले रहा है यहाँ से, तो यहाँ से लेकर जब दोबारा इस पॉइंट पे आता है तो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट होता है और इस एक रिवॉल्यूशन में जो एंगल बनती है वो 2 पाई बनती है, यानी कि 90 90 90 90 यानी 360 और 360 को हम लिखते हैं कि दिस इज इक्वल टू 2 पाई। तो 1 रिवॉल्यूशन जो है दिस इज इक्वल टू 2 पाई। तो मैं इसको लिख सकता हूं कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है दिस इज इक्वल टू 2 पाई और जिस टाइम में ये रिवॉल्यूशन कंप्लीट होता है उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड। अब चूंकि हमने टाइम पीरियड को फाइंड आउट करना है तो इस इक्वेशन को मैं लिखता हूं कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाई एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब मैंने क्या करना है कि इस एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो दोस्तों अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 5 ए इज इक्वल टू माइनस जी डिवाइडेड बाई एल इंटू एक्स और सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो इक्वेशन है वो है ए इज इक्वल टू माइनस के डिवाइडेड बाई एम इंटू एक्स, या इस k बाई एम को हम लिखते हैं कि a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है फॉर दी पेंडुलम
और ये जनरल इक्वेशन है फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो ओमेगा स्क्वायर जो है यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है दिस इज इक्वल टू जी बाई एल। तो यहाँ से हम लिखते हैं कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू जी डिवाइडेड बाई एल, या हम लिखते हैं कि दिस एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू अंडर रूट जी डिवाइडेड बाई एल। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पुट करते हैं। तो टाइम पीरियड जो है दिस विल बी इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट जी डिवाइडेड बाई एल, या इसको हम लिख सकते हैं कि टाइम पीरियड जो है t इज इक्वल टू 2 पाई इंटू अंडर रूट एल और जी। तो दिस इज द टाइम पीरियड फॉर ए सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम का अगर हमने टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है तो हम इस इक्वेशन के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर हम फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना चाहें तो फ्रीक्वेंसी की डिफिनीशन है कि f इज इक्वल टू 1 ओवर t, यानी ये दोनों रेसिप्रोकल टू ईच अदर है, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड। तो यहाँ पे मैं टाइम पीरियड की वैल्यू पुट करता हूँ, तो वी विल गेट 1 ओवर 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि फ्रीक्वेंसी जो है दिस इज इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई अंडर रूट जी ओवर एल। तो ये जो है इक्वेशन है फॉर द फ्रीक्वेंसी इन केस ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो दिस इज समथिंग अबाउट द सिंपल पेंडुलम। थैंक यू।